खास मेहमान साथ में हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम ही काफ़ी है। दुष्यंत हैं और चौटाला हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपका आईटीवी नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। चुनाव सर पर है, चंद महीने बचे हैं। गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब आप उससे आज़ादी पा चुके हैं, तो क्या तैयारी है? अभी आपने कहा आज़ादी पा चुके हैं, तो तैयारी ऊंची उड़ान की है। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक शेर भी है, विपरीत ए बाज इन विपरीत हवाओं से ना घबरा, ये आती है तेरे को ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुझे लगता है ये आगे जो चैलेंज है ये जननायक जनता पार्टी को और आगे और ऊंचा ले जाने के लिए है। जी, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो पिछला चुनाव था 2019 का, वो अलग था। अब 2024 है, ये अलग होगा। इस चुनाव में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप जनता के समक्ष लेके जाएंगे, क्योंकि लगभग 4.5 साल आप गठबंधन में रहे, भाजपा के साथ रहे, अब फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप वोट मांगेंगे? मुकेश जी, सबसे पहले तो पिछले 4.5 महीने ही है जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बिगड़ी है। आम जनता आज इससे परेशान है। जिस तरीके से निरंतर यूटर्न लिए जा रहे हैं वो भी जनता देख रही है। बहुत विषय है और मैं तो ये मानता हूँ अभी तो संग्राम शुरू हुआ है। ये अगले 2 महीने इतने इश्यूज, इतने एजेंडाज दे देंगे, अपने आप प्रदेश की परिस्थिति के अंदर आप बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। और हमने जो करा है मुझे लगता है वो गिनवाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, उनको राशन डिपो में हिस्सेदारी दी, 50% पंचायतों में हमने कानून के तौर पर उनको रिजर्वेशन दी, युवाओं के लिए 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाने का काम किया, मारुति हो, एटीएल हो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया कि हरियाणा की ग्रोथ के अंदर पहले जैसी हिस्सेदारी दे। आज प्रदेश के अंदर किसान को सशक्त बनाया कि पैसा उसके खाते में आए। 14 फसलें हमने एमएसपी के दायरे में लाने का काम किया। 18-19 फसलों पर, सब्जियों फलों पर हमने 52 भरपाई देकर उसको एटलीस्ट मिनिमम प्राइस अश्योर किया। आज प्रदेश के अंदर हर वर्ग के लिए, चाहे एससी के लिए 20% प्रमोशन में हिस्सेदारी हो, बैकवर्ड के लिए 8% पंचायती राज में हिस्सेदारी हो, ये सब कुछ पहली बार हुआ और हमारे विजन के साथ हुआ और हमने अचीव कर कर दिखाया। देखिए, क्योंकि आपके और मेरे पहले कई बार बातचीत हो चुकी है, साक्षात्कार हो चुके हैं, और आपसे जो सवाल पूछा जाए बिल्कुल साफ गोई से उसका जवाब मिलता है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या ये आपका वीक पॉइंट है कि जब पिछली जो सरकार थी उसमें आपने गठबंधन किया, भाजपा के खिलाफ आप लड़के चुनाव जीते थे, तो ये वाली चीज़ें हवा में हैं, तो उस हवा को आप अपनी फेवर में कैसे करेंगे? ये वीक पॉइंट है आपका। मुकेश जी, जब मैं सांसद था जब भी आपने मेरे से सवाल पूछे, मैं उप मुख्यमंत्री था तब भी आपने पूछे और आज भी आप पूछ रहे। मैं एक चीज कह सकता हूँ, समय परिवर्तन लाता है और आज के दिन हमारा तो एक विजन है। ये कार्तिक जी बैठे, ये भी हरियाणा को देखते हैं, आप भी देखते हो। मुझे ये बता दो कि अगले 40 साल हरियाणा की जनता के साथ चलने वाले कौन कौन है। हमारा विजन तो ये है कि हम 40 साल कंधे से कंधा मिलाकर एक एक हरियाणा के नागरिक को, जैसे 4.5 साल में हमने अपलिफ्ट किया है, 40 साल भी इसी तरह सशक्त बनाकर आगे ले जाने का काम करें। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी एक नेता को आगे कर सकती है कि ये 40 साल आपकी सेवा में रहेगी? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। क्यों? उनके जो नेता हैं, उनके भी युवा नेता उभर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी युवा हैं। आप दुष्यंत जी से भी गिनवाते हैं उम्मीद है। तो आप ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। मेरे को मेरे ग्रैंडफादर और बादल साहब की एक चर्चा के एक अंश आपके साथ साझा करता हूँ। चौटाला साहब ने बादल साहब को कह दिया सुखबीर नू आगे कर दो, तो बादल साहब चुप रह गए। बाद में जब सारे चले गए कमरे से तो कहते चौटाला साहब राज और खाज तो खुद करे, मजा आंदा है।
अगर भूपेंद्र हुड्डा छोड़ रहे हो तो बताओ। अच्छा, तो ये और उसके बाद भी क्या कांग्रेस गारंटी देती है कि उनको आगे करेगी? जी क्या बीजेपी के अंदर कोई गारंटी है कि इसको आगे करोगे? ये तो शाम को बदल देंगे। जी और मेरे साथ बदला है, आपने भी देखा है। जी। तो इस मामले में तो जो अपना परिवार है वो एकदम ठीक है। जो चौटाला परिवार है उसके अभी 5 विधायक हैं विधानसभा में। अभी जो हिसार वाला चुनाव था वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड था। आप ही के रणजीत सिंह चौटाला जी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। मैंने कहा इसमें आप हैं चौटाला जी के, नैना चौटाला जी हैं, सुनैना चौटाला जी हैं, यहाँ तक जो जेपी हैं वो भी कह रहे हैं मैं भी देवीलाल का ही शिष्य हूँ। तो सभी देवीलाल की उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक दूसरे की सहायता करते हैं, थोड़े बहुत वोट काटने में काम आते हैं या जीतने में। चौधरी देवीलाल जी एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल फिगर के तौर पर हरियाणा में कोई उनको देखता है। और आज के दिन आदि कांग्रेस चौधरी देवीलाल की नर्सरी से है जी, आदि बीजेपी चौधरी देवीलाल की नर्सरी से है, और जो बचे कुचे हैं वो अगली नर्सरियों से है। और हमें तो फिर जेजेपी का नाम भी बदल के ताऊ ट्रेनिंग पार्टी रख दे तो बेटर रहेगा कि हर एक को ट्रेन करते हम हैं और फिर भाग जाता है। आपने देखा होगा, ये तो इतिहास है। ये जितने आपको और पार्टियों में दिखते हैं इनकी ट्रेनिंग नर्सरी की तो हमारे पास हुई है जी। और प्ले स्कूल अच्छा होता है और प्राइमरी स्कूल अच्छा होता है तो कॉलेज तक अच्छे में एडमिशन मिलता है। ये भी इतिहास है। पर कंपटीशन भी कहते हैं कि अपनों से चल रहा है ज़्यादा, दूसरों से कम चल रहा है, परिवार में ज़्यादा मुकेश जी, ये कंपटीशन। तो जनमत है। कंपटीशन किससे होता है ये तो मौके की बात आती। और परिस्थितियां कोई आज की नहीं देखी। ये कंपटीशन तो 1987 के दौर में भी देखे हैं, 91 के दौर में भी देखे हैं, 96 में भी देखे हैं, 2000 में भी देखे हैं, 2009 में भी देखे हैं, 2019 में भी देखे हैं। और जनता का साथ होगा, जनता का आप पे विश्वास होगा तो जनमत भी मिलेगी। हम 11 महीनों में 3 चुनाव में गए, उपचुनाव में गए, सेकंड आए, लोकसभा के चुनाव में गए, 9 में जमानत जब्त हुई, और फिर विधानसभा में गए जब आप लोगों के ही चैनल 0 दिखाते थे। हमारे में वो कैपेबिलिटी बनी, हमने मेहनत करी और 0 के आगे 1 लिखा और 10 विधायक जीते। तो ये परिस्थितियां कब करवट ऊंट ले समय का ये किसी को नहीं पता। मगर एक चीज है, जब मैं यूएस में पढ़ता था तो मैल्कम ग्लैडवेल की एक बुक थी टिपिंग पॉइंट, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक चीज लिखी थी कि चाइनीज में अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस हैव द सेम अल्फाबेट्स। तो जब कोविड आया तब भी हमने अपॉर्चुनिटी क्राइसिस को उसी तरह देखा और उसको अपॉर्चुनिटी बनाया हरियाणा के लिए। जब पूरे देश के अंदर रोजगार छिन रहे थे हमने हरियाणा में पैदा कर दिए। और आज भी मैं इस सिचुएशन को क्राइसिस नहीं मानता। पॉलिटिकल अप डाउन रहेंगे, टर्मोइल रहेंगे, मगर अगर आपका विजन क्लियर है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता। और अगले 80-90 दिन जो मैदान के हैं ये तो पसीना निकालने के लिए हैं। जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना ज़्यादा संघर्ष हमारा रंग लाएगा। 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट्स में से क्या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे? अभी तो संगठन की रीओरिएंटेशन चल रही है और हम 30th का हमने टारगेट लिया था जो कल है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को खड़ी कर दें और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के साथ साथ फिर आगे हल्का बॉडीज़ भी विद इन अ वीक्स टाइम हम लेके चले। और 90 सीटों का फोकस है। पिछली बार भी हमारा बसपा के साथ अलायंस था और 1 महीने पहले वो हमें छोड़ के चले गए। एक ट्वीट आता था, ट्वीट आया कि भाई अलायंस नहीं है, हमने उसके बाद क्या मैदान छोड़ा? 90 कैंडिडेट फाइल करे और मैदान में उतरे। मुझे नहीं लगता कि किसी को आज ये सोच के कि भी मेरे पास 90 की नहीं है और हम अलायंस बनाने लग जाएं और करने लग जाएं, ये तो समय की बात है। परिस्थितियां लगेंगी, समीकरण बनेंगे। तो इतिहास में पोलिंग से शायद घंटों पहले भी अलायंसेस बने हैं, कैंडिडेट विड्रॉ हुए हैं, समर्थन हुए हैं एक दूसरे का। मुझे एक वाकया याद है, 1987 का चुनाव था झज्जर विधानसभा का। जनता पार्टी थी, चौधरी देवीलाल जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कैंडिडेट शायद पंडित भगवंत दयाल शर्मा की सिफारिश से था। और उस समय पंडित जी अलग हो गए तो चौधरी देवीलाल जी को लगा ये एक मेरा उम्मीदवार भाग जाएगा जीतने के बाद। रात को 9:30 बजे उनने अपने 8-9 लोगों को, उस समय जॉइंट रोहतक जिला होता था, बुलाया
और बुलाकर एक इंडिपेंडेंट लेडी चुनाव लड़ रही थी, उसके शायद 1000 वोट भी नहीं आने थे। रात को 8 बजे कहा कि इसकी मदद करो, और सभी लोगों ने लेस देन 10 आवर्स एक गांव में जाकर समाचार दिया कि चौधरी देवीलाल जी ने कहा इसको जिताओ। 36,000 वोटों से वो चुनाव जीती जी। तो ये तो चुनावी समीकरण है, पता नहीं किस दिन क्या निर्णय लेने पड़ जाए। तो इस चुनावी समीकरण में जो ये आने वाले चुनाव हैं, इसमें आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? भाजपा को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, आज या के इनेलो को दिन मानते हैं? आज के दिन हरियाणा प्रदेश में मल्टी कॉर्नर फाइट होगी और इसके अंदर सीट वाइज फाइट होनी। आप ये नहीं कह सकते कि इस सीट पे आपका ये प्रतिद्वंदी है, इस सीट पे ये। अभी तो समीकरण बनेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर हर सीट में 9 लोग हैं एवरेज, वो भागम भाग भी तो शुरू होगी। डिमांड ये में मनोज जी मानेंगे, हमारे साथ मीणा जी होते थे सांसद, वो चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए, वहां एमएलए बन गए, आज वो दोबारा कांग्रेस के एमपी बन के आ गए। राहुल इनके साथ 3 बार चाय पी चुका और आज ऑपोजिशन में पी रहा है। तो परिस्थितियां कब क्या पलट जाए, कौन सा साथी किस और करवट ले जाए, ये तो चुनावी नॉमिनेशन के और टिकट अनाउंसमेंट्स के टाइम के फैसले होते। तो ऐसे कोई 5 चीजें, जैसे आप पेंशन की लेके बात करते थे, वो उसको आपने जो घोषणा की थी पूरा नहीं कर पाए, जिसके लिए आप हमेशा तर्क देते रहे कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार होती तो हम करते। तो ऐसे कोई 5 वायदे आप जनता के समक्ष रखने का प्लान कर रहे हो, जो उम्मीदें आपकी इस टेन्योर में पूरी नहीं हो पाई, आगे आप पूरी करेंगे? कि हमने पिछली बार में हमारा एक संकल्प पत्र निकाला था जिसमें हमारे 10 अहम मुद्दे थे घोषणा पत्र के अंदर, और 10 में से मैं कह सकता हूं कि हम 9.5 पूरे कर पाए। आपने कहा कि 5,000 पेंशन नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 18 प्रदेशों में है और किसी एक प्रदेश में आज के दिन 1500 रुपये भी पेंशन नहीं मिलती। हमने उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर 2000 से 3000 250 रुपये प्रति वर्ष 4 साल में बढ़ाई, और मैं तो आज भी उम्मीद करता हूँ सैनी साहब और बढ़ाएं, क्योंकि 5वां साल बुजुर्गों के सम्मान की बात है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, बैकवर्ड को सम्मान देने की बात थी। 75% कानून, मुझे याद है जब मैं कहता था रोजगार मेरा अधिकार, कानून लेकर आएंगे, तो लोग कहते थे कैसे कानून बन जाएगा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का। उसको हम लेके आए, विधानसभा में पारित किया, और मुझे एक बुजुर्ग ने आकर कहा, कहते तूने वो कर दिया जो चौधरी देवीलाल जी ने किया। जब वो 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात करते थे तो बंसीलाल जी वॉज अ लॉयर, बंसीलाल जी कहा करते थे मैं वकील हूं, अगर कानून बन के पेंशन मिलती तो मैं ही बना देता, देवीलाल जी कैसे बनाएंगे। तो देवीलाल जी ने उस समय एक बात कही थी कि मैं कोई भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा हूं, और व्यवस्था बनाई, और 24 आवर्स शपथ लेने के और पहले सेशन के बीच में बनाई कि पहले विधानसभा के दिन में वो पारित हो। हमने भी किया। कानूनी अड़चनें तो आज हर चीज में डलती है। आज मुझे नहीं लगता जजों की भर्ती का हमने कानून बनाया था जब हम सांसद थे, वो जजों ने खुद ही सुनवाई करके पारित उसको खारिज कर दिया। हरियाणा प्रदेश ने 5% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कानून बनाया था, उसमें कई हजार बच्चे नौकरी भी लग गए, आज उनके ऊपर तलवार लटक जाती है। तो जुडिशियल टेस्ट तो हर कानून को लेना पड़ेगा जी। मगर हमने कर दिखाया, और मुझे खुशी है जो कांग्रेस इसका विरोध करती थी, आज उसी कांग्रेस की कर्नाटका सरकार हमारे कानून की कॉपी को रेप्लिकेट करके हरियाणा की जगह कानून के अंदर कर्नाटका लिख के 75 को 100 करने का प्रयास कर रही है ग्रुप डी के अंदर। अच्छा है, आप लोकल एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उससे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, और अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी ये है कि आपके जो बेयर मिनिमम कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, रेजिडेंसी का, वो रिड्यूस होते हैं जी। इंडस्ट्री को ये समझना पड़ेगा, आने वाले समय में धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और इन कॉस्ट को जब तक कट डाउन नहीं करेंगे, जब तक इस व्यवस्था को नहीं सुधार पाए। एक मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में है वो है एमएसपी का, और ये इस सरकार से या इसकी पिछली सरकार से नहीं है, लगातार इस पे कमेटियां बनती रही हैं। जो भी पार्टी होती है वो एमएसपी लागू करने की बात करती है। आप खुद वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि ये इतना आसान है या सिर्फ ये चुनावी वायदा है, घोषणाएं होती हैं? अपने पास क्या इतना बजट होता है? कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि सैलरी के पैसे जुटाने में भी सरकार के हाथ खड़े हो जाते थे। 20-20 तारीख को, 25-25 तारीख को अपनी सैलरी दी हैं। मुकेश जी, 2 चीज़ें हैं।
हरियाणा इकलौता स्टेट है जिसने एमएसपी की गारंटी दी। 14 फसलें हरियाणा प्रदेश में 4 साल पिछले में खरीदी गई पर वर्ष, और 14 की 14 फसलों पर एमएसपी पूरी दी गई। चाहे हमने उसको भावांतर भरपाई के माध्यम से दे दिया कि अगर कोई मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की 2000 रुपये है और 1200 में किसान बेच रहा है तो हम उसके खाते में बैलेंस 800 रुपये दे देते थे, जैसे सरसों में किया, क्योंकि यू कैन नॉट स्टोर, इतना ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। मगर आज के दिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अश्योर्ड है कि वीट और पैडी पीडीएस में देनी है, तो फिर क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी मिलती? जब हरियाणा कर सकता है, आप पंजाब को सपोर्ट करते हो करने के लिए, मध्य प्रदेश को करते हो, तो क्यों नहीं और स्टेट्स को थोड़ा थोड़ा करके हम मोटिवेट करें? मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपने विचार में बदलाव लाना पड़ेगा। आज हम ये बाय क्रॉप पैटर्न्स को जो लेकर आए हैं, जिसके अंदर सिर्फ पैडी वीट चल रहा है, इस पैटर्न्स को भी बदलना पड़ेगा। जैसे एक रिपोर्ट आई थी, मैं टेडेक्स का कोई एक वो देख रहा था, तो उसके अंदर आई कि 20 साल बाद एशिया के अंदर चाइना और इंडिया और अफ्रीका, ये 2 ही सब कॉन्टिनेंट्स के हिस्से रहेंगे जिसके अंदर ये कैपेसिटी रहेगी बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड आवर स्किल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड मैन पावर, कि हम ग्लोबल फूड हंगर को सपोर्ट कर पाए। हमें प्लान करना चाहिए। आज अमेरिका की डिमांड क्या है, हम क्या ग्रो कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज किन्नू हरियाणा पंजाब से तो एक्सपोर्ट नहीं होते, और पाकिस्तान से यूएई और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट होते। फर्क क्या है? सेम हमारे सॉइल पैटर्न्स हैं, सेम हमारी वाटर सप्लाई है, मगर हाँ, हमारे ट्रीटीज उतनी अच्छी नहीं है उन देशों के साथ। हमारा जो एक्सपोर्ट का पैटर्न है या हमारे एयरपोर्ट्स जो है वो उतने अच्छे इक्विप नहीं है कि हम जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है उसकी ग्लोबल सप्लाई को इमीडिएट रिस्पांस दे पाए। हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम हिसार का एयरपोर्ट जब अनाउंस किया मैंने और उसके ऊपर काम शुरू किया, 4000 करोड़ रुपया लगाया, हमारा विजन यही था कि हिसार एयरपोर्ट एक कार्गो एयरपोर्ट के तौर पर और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की पेरिशेबिलिटी को देखते हुए उसका एक्सपोर्ट का हब बने। मगर उसके अंदर मैं 4 बार मिला, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी तो कई हाथ हैं, परमिशन भी एक जगह से नहीं आती। जैसे अभी मनोज जी का मैं सुन रहा था कि भाई 600 करोड़ रुपया एक जगह लगेगा, वो कहना बहुत आसान है, मगर जब हम उस पर लगे कि भी एक्सपोर्ट के लिए परमिशन कौन देगा, तो पता चला जी कस्टम्स एक देगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक देगा, MEA एक देगा, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर विभाग जो सबसे बड़ा उसके ऊपर बैठा है वो ये देखेगा कि आपके पास लाइसेंसेस कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है। हमारे यहाँ से अगर सब्जी को एक्सपोर्ट होना है तो पौधे से कटने के बाद 24 घंटे का कस्टम्स का टर्न अराउंड टाइम है। जब तक हम उसको 4 घंटे नहीं ला पाएंगे हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे। हमें वो रिडक्शंस लानी पड़ेंगी और उसके लिए हमें फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। अब दिल्ली का AGI है जहाँ से नॉर्थ का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता है, कैपेसिटी नहीं है। 1.5 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर एनम, और आज 1.4 पे ये चल रहा है जी। अब इस मसले के अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, इवन राजस्थान और हिमाचल का, वो है पानी का मसला। हरियाणा हमेशा कहता है कि SYL का पानी पंजाब नहीं देता। अभी पिछले दिनों में गर्मियों में दिल्ली वाले कह रहे थे कि हमें हरियाणा पीने को पानी नहीं देता। अब वहाँ पे बाढ़ के हालात होते हैं। यही शिकायत राजस्थान की है, और ये शिकायतें ज़्यादा सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, भाषणों में या सुर्खियों में जगह लेती हैं सिर्फ चुनाव में। 4 दशकों से ये मुद्दा चला रहा है, बल्कि 4 से भी ज़्यादा हो गए। तो जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, कार्तिकेय जी राज्यसभा के सांसद हैं, मनोज जी बैठे हैं, क्या कोई ऐसी टेबल नहीं है जिस एक टेबल पे बैठ के इन सभी राज्यों का आप भला कर दें? पार्टियां चाहे अलग अलग हों, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो। मुकेश जी, टेबल तो एक लगा लो 100 लगा लो, जिस बात पे ये सारा मुद्दा घूमता है वो सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक हमारी टेबलों से नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बनेगी। वो कब फैसला देगा और वो क्यों बारी बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता है आप बैठो दोनों स्टेट के साथ फैसला करो।
मगर मुझे याद है 2015 की बात है, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, मैंने एक बात कही थी। उस समय उमा भारती जी हमारी जल संसाधन मंत्री थी और उस पर काम हुआ। मैंने जब स्टेट गवर्नमेंट में था, मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर किया, एक कदम उठा। यमुना जी हर साल करोड़ों क्यूसिक पानी गंगा जी में डालती है और गंगा जी बे ऑफ बंगाल में डालता है। और उसके साइड के इफेक्ट्स क्या है कि हमारा अंबाला जिला भी डूबेगा, पानीपत भी डूबेगा। हम उस पानी को क्यों नहीं स्टोर कर पाए, ये हमें हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल जी के समय में थिंक 88 में एक बैठक हुई थी, पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, और उसमें डिसाइड हुआ था कि 3 डैम बनेंगे यमुना जी पर, रेणुका, कसाऊ और लखवार। और तीनों डैम के लिए 90% या 95% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी और बचा बैलेंस जो पैसा है वो 1-1, 1.5% जिस स्टेट को जिस कैपेसिटी में पानी मिलेगा वो करेगी। जैसे हरियाणा को 1800 करोड़ का था, रेणुका डैम के लिए हमने दे दिया, उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस शायद आ चुकी है और अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, मगर 20 साल लगेंगे। एक डैम बनाना एक जनरेशन स्किप करनी है, मगर एक जनरेशन स्किप करके जिस तरीके से सर छोटू राम जी के टाइम पे नींव रखी गई थी भाखड़ा नंगल डैम की, और आज आप देखोगे तो जो सारी ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा पंजाब में आई उस रेगिस्तान के इलाके में, उसका बहुत बड़ा योगदान भाखड़ा नंगल डैम का है। हमें वो रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। हम कहते हैं गुजरात में आज सरदार डैम बन गया या तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक डैम बन गया। डैम्स बनाने पड़ेंगे। हमारा प्रायोरिटी क्या है? रफेल खरीद लो इतने 1000 करोड़। हमारी प्रायोरिटी है ये सेक्टर में डेवलपमेंट कर दो, एमएसएमई बढ़ा दो, स्किल इंडिया बढ़ा दो। आज के दिन किसी वाटर वर्क्स की दीवार पे पढ़ दोगे तो लिखा होता है जल है तो जीवन है। हम अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए ना तो लाखों करोड़ों खर्चने के बाद गंगा जी साफ हुई, ना जमुना जी साफ हुई। जी चलिए, यही जो विषय हैं इनको लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ, और बार बार आपको इसी तरीके से सवालों के घेरे में लेते रहेंगे। आज की ये जो चर्चा है इसको हम यहीं पे विराम देंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, देश के साथ हैं। तो ITV बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप आए, आपने अपने कीमती समय में से